गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स तक, और इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं 7 क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं उनके बारे में। क्रिस्टल तंत्र या फिर एकक कोष्ठिका की जो विविधताएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ये जो पूरी टेबल होती है ये बनती इसके लिए, बट मैंने आपके लिए पहले से बना ली क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लगता है। देखो, आप जानते हो ये क्रिस्टल जालक में क्या होती है, एकक कोष्ठिकाएं होती है बहुत सारी। ये हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ा हो, आप लोगों ने नहीं देखा हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लें। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल तंत्र के बारे में, या 7 आद्य एकक जो कोष्ठिका होती है उनके बारे में। यानी जो सरल एकक कोष्ठिका होती है वो 7 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? देखो, सबसे पहला गणीय एकक कोष्ठिका। कौन सा हुआ? गणीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? क्यूबिक एकक कोष्ठिका या क्यूबिक क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। ये देखो आद्य प्रकार की होगी, लेकिन ये आद्य के साथ साथ कौन कौन सी हो सकती है? क्यूबिक वाली अंत केंद्रित भी हो सकती है और फलक केंद्रित। यानी विविधता टोटल कितनी होगी? जालकों की संख्या कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। क्या हो सकती है? 3। अब इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अक्षीय लंबाई क्या होती है और अक्षीय कोण क्या होते हैं, यानी एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा? तीनों अक्षीय लंबाइयां क्या होगी? बराबर होगी, और तीनों अक्षीय कोण भी क्या होंगे? बराबर। इसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, NaCl है, ZnS है, ZnS को हम जिंक ब्लेंड बोलते हैं, और कॉपर है। इसी प्रकार दूसरी होगी वह द्विसमलंबाक, इसको हम चतुष्कोणीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? चतुष्कोणीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेट्रागोनल। ये देखो आद्य प्रकार की, और आद्य के अलावा कौन से प्रकार की हो सकती है? और अंत केंद्रित प्रकार की होती है। यानी जालकों की संख्या टोटल कितनी होगी? 2। देखो 1 और 1 2। इसमें क्या होगा? 2 भुजाएं तो बराबर होगी, यानी A और B तो बराबर होगी, लेकिन C इनके बराबर नहीं होगी। लेकिन यहां पर भी अभी भी तीनों अक्षीय कोण क्या होंगे? बराबर। एग्जाम्पल क्या है? श्वेत टीन, SnO2, TiO2 यानी टाइटेनियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। थर्ड वाला है विषम लंबाक, इसको हम समचतुर्भुज भी बोलते हैं, और ऑर्थोरोम्बिक इंग्लिश में बोलते हैं। ये देखो आद्य प्रकार की है। इसके अलावा इसकी विविधता कौन कौन सी हो सकती है, यानी संभावना कौन कौन सी होती है? अंत केंद्रित भी है, फलक केंद्रित भी और अंत्य केंद्रित भी। यानी चारों प्रकार की एकक कोष्ठिका इस प्रकार की में जालक का निर्माण कर सकती है। होगी 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखो, इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होगी, यानी कोई भी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर नहीं होगी। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो अक्षीय कोण है वो सारे के सारे क्या होंगे? समान होंगे। एग्जाम्पल पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, विषम लंबाक्ष, गंधक। देखो ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। विषम लंबाक्ष के लिए विषम लंबाक्ष। उसके बाद अगला है षटकोणीय, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। क्या बोलते हैं इसे? हेक्सागोनल। ये आद्य प्रकार की होती है। ए की विविधता है केवल, इसमें क्या होगा? ए और बी दो भुजा तो बराबर होगी, लेकिन सी वाली भुजा इनके बराबर नहीं होगी। और दो अक्षीय कोण, अल्फा अक्षीय कोण और बीटा अक्षीय कोण तो क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे, परंतु गामा जो अक्षीय कोण था वो किसका होगा? 120 डिग्री का होगा। एग्जाम्पल ZnO, CdS और ग्रेफाइट। अगले पर आ जाओ, त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणी, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल बोलते हैं। ये भी केवल आद्य प्रकार की एक ही संभावना है, यानी टोटल कितना हो गया भाई? एक ही हो गया। और इसमें भी तीनों अक्षीय लंबाई क्या है? बराबर है, यानी A = B = C। यहाँ पर क्या होगा? अल्फा और बीटा तो बराबर होगा अक्षीय कोण, लेकिन गामा क्या है? वो 90 डिग्री के नहीं होगा। समझ गए बात को? एग्जाम्पल सिनेबार, HgS कैल्साइट, CaCO3। इसके बाद बात करते हैं एकंताक्ष। किसकी बात कर रहे हैं भाई? अपन एकंताक्ष की बात कर रहे हैं। मोनोक्लिनिक, आद्य और अंत्य केंद्रित। यानी कितने प्रकार की होगी? ओनली 2 प्रकार की। 2 क्या होंगे यहाँ पर? क्रिस्टल जालक हो गई, इसकी विविधता होगी, यानी A ≠ B ≠ C। यहाँ पर अल्फा और गामा तो किसके होंगे? 90 के बराबर। बीटा क्या होगा? 90 के बराबर नहीं होगा। एकंताक्ष गंधक, ठीक है। एग्जाम्पल इसका Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। इस वाले पर आ जाओ, त्रिंताक्ष यानी ट्राइक्लिनिक। क्या होगा? आद्य प्रकार का ओनली एक ही हुआ, कोई भुजा बराबर नहीं होगी, कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, यानी कोई भी कोण 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। समझ गए बात को? यानी अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल नहीं होंगे, और ये नहीं 90 के बराबर होंगे। समझ गए दोस्तों? अब देखें टोटल कितने हो गए? 3 2 5, 5 और 4 9, और 1 10, 11 12 13 14। टोटल कितने हो गए भाई? 14। यानी 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक हो सकते हैं। समझ गए दोस्तों? अब इनका जो डायग्राम है, इनसे रिलेटेड जो डायग्राम है घनी एकक कोष्ठिका में, इन तीनों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या द्विसम लंबाक्ष में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपको अभी स्क्रीन पर दिख जाएगा। आपको स्क्रीन पर देखो, आप स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या दिख रहा है आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर? देखिए सबसे ऊपर
जो है वो है क्यूबिक। सबसे ऊपर जो है वो क्या है, क्यूबिक है। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 प्रकार की एकक कोष्ठिका हमने बना रखी है। कौन कौन सी एकक कोष्ठिका बनी हुई क्यूबिक के अंदर, बनी हुई है ना, देखो बनी हुई नहीं बनी हुई, कौन सी बनी हुई है, आध बनी हुई है, और कौन सी बनी हुई है, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। ऐसे ही क्या होगा, टेट्रागोनल है, उसके बाद टेट्रागोनल में भी क्या है, बनी हुई 2 प्रकार की, आध और अंतः केंद्रित। थर्ड कौन सी है, विषम लंबाक्ष वाली है, यानी उसको हम बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। उसमें 4 प्रकार की कोष्ठिका आपको बनाई हुई है, चारों आध, अंत्य, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। उसके बाद है हेक्सागोनल यानी षटकोणीय, आध एकक कोष्ठिका होती है, वो आपके लिए बनी हुई है। उसके बाद आपके लिए मोनोक्लिनिक यानी एकांताक्ष, वो भी बनी हुई है। देखो 2 प्रकार के, कुछ आध और अंत्य केंद्रित। और ट्राइक्लिनिक बनी हुई यानी त्रियंताक्ष बनी हुई है, आध प्रकार की, ठीक है। और एक ट्राइगोनल है, क्या है, तो ये त्रिसमंताक्ष, वो बना हुआ है आपके लिए। समझ गए बच्चों, देख लिया फोटो, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना कि सर ये कौन सी चीज़ कैसे दी हुई है, समझ गए। तो ये सब डायग्राम आपको देखने हैं और डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, हम वहाँ पर उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं घने एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। क्या पढ़ने वाले इसके बाद हम, घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, ठीक है बच्चों। क्या पढ़ेंगे अब हम, घने एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे हम, घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। ये घनीय एकक कोष्ठिका में, घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, किसी भी क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई, किसी भी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी त्रिविम पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का क्या होता है, निर्माण होता है, वो क्या कहलाती है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। क्या कहलाती है, एकक कोष्ठिका। क्या बताया था, किसी भी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी त्रिविम पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, वो क्या कहलाती है, एकक कोष्ठिका। देखो मैंने आपको लास्ट में डायग्राम भी बताया था, ये देखो आप, फॉर एग्जाम्पल ये एक कोष्ठिका है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बहुत सारी एक कोष्ठिका जमी हुई है। इन सबसे क्या क्या किसका निर्माण हो रहा है, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। अब आप लोग देखें कि जो कण यहाँ था वो इसके टच में था नहीं था ना। और देखें जो कण यहाँ पर है वो इसके टच में, और जो ये कण है देखो ये यहाँ पर, ये वाला, ये यहाँ क्या था, इसके टच में था। तो क्या होता है, एक एकक कोष्ठिका में जो कण उपस्थित होते हैं वो संभव है कि वो अन्य एकक कोष्ठिकाओं से संबंधित हो सकते हैं। तो उस आधार पर फिर हम क्या करते हैं, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम लिखते हैं। वो देखो, एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के नियम। अब देखेंगे नियम नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1। क्या रूल होगा भाई, देखें रूल नंबर 1 की बात करें तो देखो आप सब लोग रूल में बात करते हैं नंबर 1 की, ठीक है। देखो जो कोनों पर कण होगा, क्या होगा, कोने पर कण, वो कितनी एकक कोष्ठिका से संबंधित होगा। आप देखो जैसे इस वाली को ले लो, इसको ले लो, इस वाले को देखो, एक इसके टच में आ रहा है, एक इसके में, एक 3 तो इधर दिख रही है आप लोगों को इस वाली, और उधर भी होगी, यानी टोटल एक जो है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, मैं इसको लेता हूँ आपके सामने, ये देखो आप, ये कलर चेंज कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो देखो ये जो कॉर्नर पर यहाँ पर कण होगा इस जगह पर, वो इसके टच में हो रहा है, इसके में है, इसके में, इसके में, 4 तो यहाँ दिख रही है और 4 क्या है उस साइड, यानी जो अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोने पर होता है उसका उस एकक कोष्ठिका से केवल 1/8 भाग संबंधित होता है। यानी रूल नंबर 1 क्या है, कोने पर उपस्थित अवयवी कण,
कोने पर उपस्थित अवयवी कण का केवल 1/8 भाग ही उस एकक कोशिका से संबंधित माना जाता है। समझ गए ना? जो कोने पर होगा उसका केवल 1/8वां भाग ही उस एकक कोशिका से संबंधित होगा, दूसरे से नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फलक की। किसकी बात करते हैं? फलक की। देखिए यहां पर जो कण होगा यहां पर वो इसके और इसके संपर्क में, यानी दो के, चलो इसको भी छोड़ो, इसको ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एकक कोशिका दूसरी, तो ये फलक के ऊपर फलक आ गया ना, तो जो अवयवी कण यहाँ था वो इसके संपर्क में आएगा ना? आएगा नहीं आएगा? यानी ये पूरी एकक कोशिका दूसरी एकक कोशिका, अगर यहाँ कोई एक कण है इसको ऊपर से रख दो तो केवल किसके संपर्क में आया? दो के संपर्क में आया। समझ गए बच्चों? ठीक है। देखो ये ऐसे नहीं आ रहा तो इसे ले लो कि ये यहाँ पर जो अवयवी कण होगा यहाँ पर वो इसके और इसके नीचे वाले के संपर्क में होगा ना, तो फलक पर उपस्थित अवयवी कण का कितना भाग संबंधित होगा? उसे केवल 1/2वां भाग। रूल नंबर 2, फलक पर उपस्थित अवयवी कण का केवल फलक पर उपस्थित अवयवी कण का केवल 1/2वां भाग ही उस एकक कोशिका से संबंधित होता है। समझ गए? रूल नंबर 3, देखें अगर मान लो कोई ये एकक कोशिका है और ये वाले एकक दो है, इसके बाद ये है और ये, इनके बीच वाली, इसके अंदर वाली, इसके नीचे वाली जो एकक कोशिका है उसके अंदर अवयवी कण हो। मान लो ये अकेले एकक कोशिका है और इसके और इसके, इस ऑरेंज और रेड के बीच में अगर कोई इसके और इसके बीच में, मतलब बीच सेंटर के अंदर कोई अवयवी कण होगा इसके बॉडी के अंदर, तो वो किसी और एकक कोशिका से संबंधित नहीं होगा, यानी वो उस अकेले से संबंधित होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो बहुत सारे एकक कोशिका है, लेकिन मान लो अगर इसके बीचों बीच अंदर, बीच में कह रहा हूँ, जैसे ये इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं, ये अंदर वाला जो कण है वो किसी और संबंधित नहीं होता, केवल एक विशिष्ट एकक कोशिका से संबंधित होता है, इसलिए उसका पूरा भाग उसी एकक कोशिका से संबंधित माना जाता है। यानी क्या होगा? अर्थात अंतः केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण किसी और एकक कोशिका से सहभाजित नहीं होता है, अतः इसका पूरा भाग एक विशिष्ट एकक कोशिका से ही संबंधित माना जाता है। समझ गए बच्चों? देखो 3 रूल लिखा दिया आपको। कोने पर उपस्थित अवयवी कण का केवल 1/8वां भाग उस एकक कोशिका से संबंधित माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो कोने पर कण उपस्थित होता है वो 8 अन्य एकक कोशिका से संबंधित होता है। क्या कारण है इसका? बिकॉज, क्योंकि कोने पर उपस्थित अवयवी कण 8 अन्य एकक कोशिका से
एकक कोष्टिका से सहभाजित या संबंधित लिख सकते हो, सहभाजित या संबंधित होता है। समझ गए बच्चों? फलक पर उपस्थित विकर्ण केवल 1/2 भाग उस एकक कोष्टिका से संबंधित होता है। क्यों होता है? बिकॉज फलक पर उपस्थित अवयवी कण केवल एक अन्य एकक कोष्टिका से सहभाजित होता है। ठीक है, कोनों पर उपस्थित विकर्ण क्या होगा? 1/2 भाग होगा, क्योंकि कोने पर विकर्ण 8 एकक कोष्टिका, अन्य मत लिखना, 8 एकक कोष्टिकाओं से संबंधित होगा। ठीक है, फलक पर उपस्थित विकर्ण केवल 1/2 भाग संबंधित होगा। क्यों? क्योंकि फलक पर उपस्थित विकर्ण केवल एक अन्य से सहभाजित होगा, यानी केवल 2 के बीच में सहभाजित होगा। यहाँ पर 1 और 7 से संबंधित, अलग 7 संबंधित होगा, टोटल 8 संबंधित होगा। यहाँ पर क्या होगा? 2 से संबंधित होगा और यहाँ पर किसी संबंधित नहीं होगा, इसलिए पूरा भाग माना जाएगा। अब हम इस बेस पर, इन रूल्स के बेस पर क्या करेंगे? अवयवी कणों की संख्या निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर सकता है। उसके बाद हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे सरल गणीय या फिर आद्य एकक कोष्टिका इसे हम बोलते हैं, उसमें अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। समझ गए बच्चों? चलो ज्ञात करते हैं हम एकक कोष्टिका में। ये सबसे पहला सरल गणीय या फिर हम क्या बोल रहे थे? आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, अब आप देखो इसका फोटो मैं इधर साइड में बनाऊं आपके लिए। ये लो साहब इसका फोटो, आपको फोटो से थोड़ी सुविधा रहेगी साहब। ये अपने फोटो बना लिया, इसका डायग्राम आपके सामने तैयार हो गया। और डायग्राम में हम क्या करेंगे? आद्य या सरल गणीय एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? ये यहाँ पर अवयवी कण, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, यानी अवयवी कण केवल कहाँ उपस्थित? केवल और केवल कोनों पर। तो इसमें क्या होगा? सरल गणीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित, अतः अवयवी कणों की संख्या क्या होगी भाई? ये कोनों की संख्या, क्योंकि केवल कहाँ उपस्थित है? कोनों पर। कोनों की संख्या इंटू कोनों पर उपस्थित अवयवी कण का योगदान। अब देखो कितना होगा? कोनों की संख्या कितनी होती है? 8, और प्रत्येक कण का योगदान कितना है? 1/8। तो कितना हो गया टोटल? 1। यानी सरल गणीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 1। ये देख लो, अवयवी कण की संख्या है। किसकी संख्या है? अवयवी कण की संख्या, अवयवी कणों की संख्या है, जालक बिंदुओं की संख्या नहीं है। जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। ये जालक बिंदु की संख्या कितनी है भाई? 8 है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, आप लोग देख लेना वहां जाकर। फिर भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं, उससे बता दूं अवयवी कणों की संख्या कितनी है? 1, जालक बिंदु कितनी है? 8। अब हम बात करते हैं दूसरी एकक कोष्टिका की, फलक केंद्रित की बात करेंगे हम। यहाँ पर फलक केंद्रित गणीय एकक कोष्टिका के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये नंबर 2 फलक केंद्रित गणीय एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित गणीय एकक कोष्टिका में
अवयवी कणों की संख्या में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है साहब। अब फलक केंद्रित का फोटो बनाएंगे पहले। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 हो गए ना। फलक केंद्रित में कहाँ उपस्थित है? अवयवी कण उपस्थित। ये अवयवी कण उपस्थित कहाँ उपस्थित है? नंबर 1 कहाँ पर? कोनों पर। नंबर 2 प्रत्येक फलक के केंद्र पर। प्रत्येक फलक के केंद्र पर कहाँ उपस्थित है भाई अवयवी कण? इसके अंदर एक तो कोनों पर है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और प्रत्येक फलक के केंद्र पर 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। तो ऐसे जालक बिंदु की संख्या कितनी होगी इसमें? जालक बिंदु की संख्या कितनी बेटा? जालक बिंदु की संख्या कितनी होगी? 14 होगी ना। जहां उपस्थित सबको काउंट कर लो, वो जालक स्थल या जालक बिंदु कहलाएंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अवयवी कणों की संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अवयवी कण कहाँ उपस्थित है? कोनों पर और फलक पर। अतः ये अवयवी कण या अवयवी कणों की संख्या बराबर क्या होगा भाई? पहला ये कोनों की संख्या इनटू ये कोनों पर उपस्थित कण का योगदान प्लस फलकों की संख्या और इनटू फलकों पर उपस्थित कण का योगदान कितना होगा भाई? देखो कोनों की संख्या कितनी है? 8 इंटू कोनों पर उपस्थित कण का योगदान कितना है? 1/8 प्लस फलकों की संख्या कितनी? 6 इंटू फलकों पर कण का योगदान कितना है? 1/2। तो टोटल कितना हो गया भाई? ये देखें 1 प्लस ये कितना हो गया? 3, यानी टोटल कितना हो गया? 4। यानी FCC में या बोले फलक केंद्रित करने का कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी होती है? 4, जबकि जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है? 14। ठीक है दोस्तों। अगला हमारे कौन सा है? अंतः केंद्रित में क्या करेंगे हम? अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। नंबर 3 अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में घन एकक कोष्टिका में हम क्या ज्ञात करेंगे? अवयवी कण की संख्या ज्ञात करेंगे। वही फोटोग्राफ ये हम फोटो बना लेते हैं। फोटो बनाने के बाद आप लोग देख लेना कि कहाँ कहाँ क्या क्या उपस्थित है। ये देखिए कोना 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 कोना, ये कोना और ये कितने होंगे? 8 कोने होंगे ना। अंतः केंद्रित का मतलब कोनों के साथ साथ कहाँ होगा? एक अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होगा। तो अंतः केंद्रित कोष्टिका अवयवी कणों ज्ञात करेंगे। ये अवयवी कण कहाँ कहाँ उपस्थित है? अवयवी कण उपस्थित कहाँ कहाँ है भाई? नंबर 1 कोनों पर। नंबर 2 अंतः केंद्र पर। ठीक है। तो अवयवी कण की संख्या कैसे पता चलेगी? ये कोनों की संख्या इनटू कोनों पर उपस्थित कण का योगदान प्लस अंतः केंद्र पर उपस्थित कण का योगदान। देखें कण का योगदान बात करें। अब ये टोटल अवयवी कण कितने? कोनों की संख्या कितनी है? 8 इंटू कोनों पर उपस्थित कण का योगदान कितना होता है? 1/8 प्लस अंतः केंद्र पर कण का योगदान कितना होता है? पूरा एक एकक कोष्टिका संबंधित होना। देखो किसी और संबंधित दिख रहा है क्या? ये अवयवी कण किसी और एकक कोष्टिका से संबंधित दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा ना। यानी पूरा योगदान पूरा का पूरा। तो कितना हो गया? 1 और 1 2, यानी अंतः केंद्रित
एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 2। जबकि जालक स्थलों की संख्या कितनी होगी? 8। तो कौन और एक अंतःकेंद्रित जालक बिंदु या जालक स्थल कितने हो गए? 9। चलो बात करते हैं हम अगली एकक कोष्टिका की। कौन सी एकक कोष्टिका बची हुई हमारे पास? अंत्य केंद्रित। कौन सी बची हुई है बच्चों? अंत्य केंद्रित। कैसा कोड होता है उसका? किन्हीं भी 2 एकांतर फलकों पर भी अवयवी कण होते हैं कोनों के साथ साथ। नंबर 4 अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित, ठीक है। अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका में कणों की संख्या याद करनी है तो अवयवी कण कहां कहां उपस्थित होते हैं? अवयवी कण उपस्थित कहां कहां होंगे भाई? अवयवी कण उपस्थित नंबर 1 कोनों पर। कहां होगा? कोनों पर। और नंबर 2 किन्हीं 2 एकांतर फलकों पर। एकांतर फलकों पर। तो अवयवी कणों की संख्या याद करनी है तो क्या हो जाएगा ये? अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या बराबर कोनों की संख्या। कोनों की संख्या प्लस कोनों पर उपस्थित कण का योगदान। कोनों पर उपस्थित कण का योगदान प्लस ये 2 एकांतर फलक है ना, ये 2 फलक इंटू फलक पर उपस्थित कण का योगदान। फलक पर उपस्थित कण का योगदान। ये 2 इसलिए लिया है बेटा, 2 एकांतर फलक हैं ये। क्या है ये? एकांतर फलक। कोई 2 एकांतर फलक हैं ये, इसलिए 2 लिया गया है। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? कोनों की संख्या 8 इंटू योगदान 1/8 प्लस 2 इंटू योगदान 1/2 कितना हो जाएगा बेटा? 1। और ये कितना हो जाएगा? 1। यानी टोटल कितना हो गया? 2। यानी इसमें क्या होगा? अंत्य केंद्रित में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 2। और जालक बिंदुओं की संख्या देखें इसके अंदर, जालक स्थल या जालक बिंदु की संख्या कितनी होगी भाई? देखो 8 तो कोने और 2 ये 10। समझ गए बच्चों? अगर किसी बच्चे को इस चीज में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और पूछ सकता है कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, हम उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे निबिड़ संकुलन के बारे में। क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में? हम निबिड़ संकुलन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निबिड़ संकुलन। ठीक है बेटा, तो पढ़ें आप लोग इसको, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड बटन को दबाएं और चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।